हमास ने युद्ध अपराध किए हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इस बात के भी सबूत हैं कि इजरायल के हाथ बेकसूरों के खून से रंगे हैं। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि वो इजरायल हमास युद्ध में दोनों पक्षों द्वारा युद्ध अपराधों यानी कि वॉर क्राइम के सबूत इकट्ठा कर रहा है। ये युद्ध 7 अक्टूबर को आतंकवादी समूह हमास के क्रूर सीमा पार हमले के साथ शुरू हुआ। इसके बाद इसराइल की गाजा पर लगातार बमबारी शुरू हो गई और आज स्थिति यह है कि गाजा शहर के अंदर इसराइल के टैंक दाखिल हो चुके हैं। गाजा के इस युद्ध में कम से कम 1400 इजरायली और 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और हजारों घायल हुए हैं। घायलों और मृतकों में अधिकांश नागरिक हैं, यानी कि सिविलियंस हैं, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। युद्ध के कोहरे के बीच कानून लागू करना बेहद कठिन है। एक बार संघर्ष समाप्त हो जाने के बाद अपराधियों को जिम्मेदार ठहराना अक्सर मुश्किल साबित होता है। आइए इससे जुड़े कुछ मुद्दों पर एक बार नजर डालते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर युद्ध के नियम कहते क्या हैं। सशस्त्र संघर्ष के नियम संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कानूनों और प्रस्तावों के एक समूह द्वारा शासित किए जाते हैं। ये नियम कानून आक्रामक युद्धों पर प्रतिबंध लगाते हैं, लेकिन देशों को अपनी रक्षा करने की अनुमति जरूर देते हैं, और यही दावा इजरायल कर रहा है। युद्ध क्षेत्र का व्यवहार जिनीवा कन्वेंशन सहित अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों द्वारा निर्धारित है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तैयार किया गया और लगभग हर देश इस पर सहमत हुआ था। 1949 में जिन 4 कन्वेंशंस पर सहमति बनी थी, उनमें यह तय किया गया था कि युद्ध काल में नागरिकों, घायलों और कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए। ये नियम हत्या, यातना, बंधक बनाने और अपमानजनक व्यवहार पर भी प्रतिबंध लगाते हैं। इन नियमों के तहत बीमारों और घायलों का इलाज करने की भी जिम्मेदारी सेनाओं की ही है। पहले ये नियम सिर्फ युद्ध करने वालों यानी कि योद्धाओं के व्यवहार से ही जुड़े हुए होते थे। बाद में युद्ध क्षेत्रों में नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, इस बात से भी इन्हें जोड़ा जाने लगा। नागरिकों की मौतें यानी कि सिविलियन डेथ्स अनिवार्य रूप से युद्ध अपराध नहीं है, लेकिन नागरिकों को जानबूझकर या अंधाधुंध निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए और सैन्य अभियान उतना ही हिंसक और आक्रामक होना चाहिए जितना कि जरूरी हो, ये नियम कहते हैं। युद्ध को नियंत्रित करने वाला एक अन्य जरूरी कानून है रोम स्टैट्यूट, जिसने युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और नरसंहार पर मुकदमा चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना की। इसके तहत नागरिकों, नागरिक बस्तियों और मानवीय कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर जानबूझकर किए गए हमले, जहां सैन्य रूप से जरूरी नहीं है, वहां संपत्ति का विनाश करना, यौन हिंसा और गैर कानूनी निर्वासन युद्ध अपराध हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौते कुछ प्रकार के हथियारों जैसे कि रासायनिक और जैविक युद्ध सामग्री पर प्रतिबंध लगाते हैं। कई देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया है, लेकिन सबने नहीं। तो चलिए अब समझते हैं कि हमास ने कौन से युद्ध अपराध किए हैं। हमास ने इजरायली कस्बों और शहरों पर हजारों रॉकेट दागे हैं और 7 अक्टूबर को उसने गाजा की सीमा पार कर सैकड़ों बंदूकधारी आतंकी इजरायल के अंदर भेजे। उन्होंने बच्चों और बूढ़ों पर उनके घरों में ही हमला किया और हत्या कर दी और कई लोगों का अपहरण भी किया। इजरायल का कहना है कि कम से कम 1400 लोग मारे गए और 240 से अधिक लोगों का अपहरण किया गया। युद्ध शुरू होने के बाद से इजरायल में लगभग 5400 लोग घायल भी हुए हैं। लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में कानून के प्रोफेसर हेम अब्राहम ने कहा है कि अपराधों के सबूत साफ नजर आते हैं। उनका कहना है कि हमास ने नागरिकों का उनके घरों में नरसंहार किया, उन्होंने नागरिकों का अपहरण किया, उन्हें बंधक बनाया। ये सभी चीजें स्पष्ट रूप से युद्ध अपराध हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय न्याय आयोग की वकील जीन सुल्जर ने कहा है कि जिनीवा कन्वेंशन में कहा गया है कि नागरिकों को कभी भी बंधक नहीं बनाया जाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो इसे युद्ध अपराध के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन सवाल एक और है, क्या इजरायल की प्रतिक्रिया कानूनी रही है? इजरायली सेना ने हमास शासित गाजा पर हवाई हमले किए हैं।
भोजन, पानी, ईंधन और बिजली की आपूर्ति रोक दी है और लोगों से कहा है कि वे उत्तरी गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से को छोड़ दें। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि गाजा में अब तक 10,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे ही हैं। और इजरायली बमबारी के हफ्तों के दौरान 23,000 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। जो इजरायल के आलोचक हैं वो इजरायल पर गाजा के 20 लाख निवासियों को सामूहिक रूप से दंडित करने का आरोप लगाते हैं। सैकड़ों हजारों लोगों ने इजरायल की चेतावनियों पर ध्यान दिया और लड़ाई से बचने की उम्मीद में दक्षिण की ओर भाग गए। हफ्तों की भारी बमबारी के बाद इजरायल ने जमीनी सेना भेजी जो गाजा शहर को तबाह कर रही है। इजरायल ने मिस्र से दक्षिणी गाजा में सीमित मानवीय सहायता की अनुमति भी दी, लेकिन ईंधन की नहीं दी। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने कहा है कि सैकड़ों हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए इजरायली निर्देश पूर्ण घेराबंदी के साथ लोगों को भोजन, पानी और बिजली से वंचित करना अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के तहत नहीं आता है। इजरायली सेना का कहना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करती है और केवल वैध सैन्य ठिकानों पर ही हमला करती है, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि क्योंकि वो उन आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहती है जो उनके मुताबिक नागरिक आबादी के बीच ही छुपे हुए हैं, इसलिए कई बार आबादी वाले इलाकों पर भी हमला होता है। जिनेवा कन्वेंशन का कहना है कि सैन्य इकाइयों को छिपाने के लिए अस्पतालों का या चिकित्सा सुविधाओं का उपयोग करना और नागरिकों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। और इजरायल दावा करता है कि हमास ऐसा ही करता है। अगर ये सच साबित होता है तो उन क्षेत्रों पर हमला करना कानूनी हो सकता है जहां नागरिक मौजूद हैं। अधिकांश युद्ध कानूनों की तरह हकों और अपराधों को हर कोई अलग अलग नजरिए से देखता है और अदालत में परीक्षण की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन अदालत तक तो शायद ही कभी कोई पहुंचे। फिलिस्तीनी नागरिक अपने घरों के अंदर बैठे बैठे एयर स्ट्राइक के हमलों में मारे गए हैं, जिनमें दक्षिणी क्षेत्र भी शामिल है जहां उन्हें इजरायल द्वारा जाने के लिए कहा गया था। गाजा शहर के बाहरी इलाकों में जबालिया शरणार्थी शिविर पर 31 अक्टूबर को हुए हमले में हमास के एक वरिष्ठ कमांडर की मौत हो गई, लेकिन साथ ही में दर्जनों नागरिक भी मारे गए। अब क्या ये युद्ध अपराध है या नहीं? युद्ध के कानून कहते हैं कि चिकित्सा सुविधाओं या अस्पतालों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन मौजूदा संघर्ष के दौरान अस्पताल में भी विस्फोट हुए हैं। 17 अक्टूबर को अल अहली अरब अस्पताल में घातक विस्फोट हुआ जो पूरी दुनिया के लिए मुश्किल का सबब बन गया और युद्ध अपराधों की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग उठी। अस्पताल में विस्फोट के लिए कौन जिम्मेदार था? कई आरोप लगे। गाजा में हमास के अधिकारियों ने इजरायली हवाई हमलों को दोषी ठहराया और इजरायल ने कहा कि ये फिलिस्तीनी आतंकवादियों द्वारा लॉन्च किए गए एक रॉकेट के गलत राह पर निकल जाने की वजह से हुआ है। अमेरिकी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी खुफिया सेवाओं ने भी निष्कर्ष यही निकाला कि ये हो सकता है एक गलत रॉकेट की वजह से हुआ हो। एसोसिएटेड प्रेस द्वारा वीडियो, फोटो और सैटेलाइट इमेजरी के विश्लेषण के साथ साथ विशेषज्ञों के राय लेने से पता चलता है कि इसका कारण शायद फिलिस्तीनी क्षेत्र से लॉन्च किया गया एक रॉकेट ही था जो हवा में मिसफायर हो गया और जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विस्फोट में मरने वालों की संख्या के बारे में भी विरोधी बातें सामने आती रहीं। गाजा अधिकारियों ने शुरू में कहा कि 500 लोग मारे गए। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि यह संख्या 100 से 300 के बीच होने की संभावना है। मानवाधिकार समूहों जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने इजरायल पर सफेद फास्फोरस वाले हथियार इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। इस आग लगाने वाले पदार्थ पर प्रतिबंध तो नहीं है, लेकिन घनी आबादी वाले इलाकों में इसके इस्तेमाल की व्यापक रूप से निंदा की गई है। इजरायल का कहना है कि वो इसका इस्तेमाल केवल एक सुरक्षा कवच के तौर पर करता है, न कि नागरिकों को निशाना बनाने के लिए। इजरायल की सेना ने पिछले महीने दिए गए एक बयान में कहा था कि वो मुख्य तौर पर स्मोक स्क्रीन शेल का उपयोग करती है। उसमें सफेद फास्फोरस नहीं होता है, लेकिन पूरी तरह से उपयोग से भी उसने इनकार नहीं किया। सवाल ये भी है कि क्या कानून तोड़ने वालों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो संयुक्त राष्ट्र जांच आयोग ने कहा है कि वो मौजूदा संघर्ष में सभी पक्षों द्वारा किए गए युद्ध अपराधों के सबूत इकट्ठा कर रहा है।
उन सबूतों को फिलिस्तीनी क्षेत्रों की स्थिति की अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा चल रही जांच से जोड़ा जा सकता है। नीदरलैंड स्थित आईसीसी के पास उल्लंघन के लिए राष्ट्रों के अधिकारियों पर मुकदमा चलाने और पीड़ितों के लिए मुआवजे का आदेश देने की शक्ति है, लेकिन कुछ देश जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और इजराइल शामिल हैं, इस अदालत के क्षेत्राधिकार को मान्यता नहीं देते हैं और आईसीसी के पास गिरफ्तारी वारंट लागू करने के लिए कोई पुलिस बल भी नहीं है। तो क्या न्याय के लिए कोई भी दूसरा रास्ता है? हालांकि आईसीसी युद्ध अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए गठित एकमात्र स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय अदालतें कथित उल्लंघनों से संबंधित मामलों की सुनवाई कर सकती हैं। इजरायल या अन्य जगहों पर घरेलू अदालतें भी ऐसा कर सकती हैं। अमेरिकी कानून के तहत अमेरिकी पीड़ित अमेरिकी अदालतों में हमास के खिलाफ मुआवजे के दावे लाने की कोशिश कर सकते हैं। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की तरह वर्तमान संघर्ष में युद्ध अपराधों पर मुकदमा चलाने की संभावना लेकिन कम ही लगती है। लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि हमास के हमलों के शिकार फ्रांसीसी नागरिक पहले ही फ्रांसीसी अदालतों में शिकायत दर्ज करा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन से प्रतिबंध यानी कि सैंक्शंस भी लग सकते हैं, जैसे कि अमेरिका, यूरोपीय संघ द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर रूस पर लगाए गए। लेकिन असलियत तो यही है कि जंग के बाद न्याय मुश्किल से ही मिल पाता है और जो मिलता है वो जीतने वाले के मुताबिक ही होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।